अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 14 का ये लेक्चर नंबर 12 जिसमें हमने ट्रांसफार्मर को सीखना है। अगर लर्निंग आउटकम्स देखें तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को और साथ ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है। फिर ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है स्टूडेंट्स, ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस करती है, जिसके लिए हमें दो कॉइल्स की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NS से रिप्रेजेंट कर दें, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को NP से रिप्रेजेंट कर दें, तो इनके दरमियान में रेशो और इस तरह सेकेंडरी कॉइल से जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और प्राइमरी कॉइल को जो हमने इनपुट वोल्टेज दे रखा है स्टूडेंट्स, इनके दरमियान में एक रेशो है। तो हम इस लेक्चर में इन दो रेशोज़ के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश करेंगे और फिर इस रिलेशनशिप की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे जो ट्रांसफार्मर है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और फिर साथ ही आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे किस तरह से इन दो टाइप्स के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह थ्रू केबल्स ट्रांसफ़र की जा सकती है। ये चार चीज़ें ट्रांसफार्मर से मुतल्लिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम डेफिनेशन की हेडिंग से। स्टूडेंट्स, किसी भी टर्म को डिफ़ाइन करना हो तो गौर किया करें उसके लफ्ज़ जो है, जो मीनिंग है उस वर्ड का, उसके ऊपर फोकस किया करें। जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का वर्ड ट्रांसफार्म से निकला है और ट्रांसफार्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर देना। तो ट्रांसफार्मर फिर वो डिवाइस होगी, वो मशीन है, वो ऑपरेटर्स है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ की एक से दूसरी शक्ल लेके आ रहा है। तो जवाब है कि फिज़िक्स की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकल पावर को एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट करता है। सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो आप ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है उसको इनपुट वोल्टेज दोगे और ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अब जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसको हम VS से शो कर देते हैं क्योंकि उसको सेकेंडरी कॉइल से रिसीव किया जाता है। अब जो प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज दिया है तो जहन में सवाल ये आता है कि वोल्टेज दे के हम वोल्टेज ले रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ये ऐसे है कि जो आपने प्राइमरी वोल्टेज इनपुट के तौर पे दिया है तो आउटपुट के तौर पे आप सेम वोल्टेज नहीं ले रहे हो। इनपुट के मुकाबले में या तो आप लो वोल्टेज आउटपुट के तौर पर रिसीव करोगे या आप हाई वोल्टेज आउटपुट के तौर पे रिसीव करोगे। तो जो इनपुट वोल्टेज था उसको तब्दील किया ना, तो उसको तब्दील करके या तो उसकी वैल्यू को कम किया या हाई किया और वो आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से करंट की आप बात कर सकते हो कि जो प्राइमरी कॉइल को करंट इनपुट के तौर पे दिया हमने IP और सेकेंडरी कॉइल से जो आउटपुट के तौर पे करंट हम रिसीव करें IS, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इनपुट करंट को तब्दील करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा या तो लो वैल्यू में या हाई वैल्यू में। तो चाहो तो आप करंट को लेके बात कर लो, चाहो तो आप वोल्टेज को लेके बात कर लो, दोनों सूरतों में आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। ये जो डिवाइस है जिसको हम ट्रांसफार्मर का नाम दे रहे हैं, ये इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट को चेंज कर देता है लो या हाई वैल्यू में, तभी हम इसको ट्रांसफार्मर का नाम दे रहे हैं। अब जहाँ तक बात इसके वर्किंग प्रिंसिपल की है तो बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप ट्रांसफार्मर को रन करते हो अल्टरनेटिंग करंट देकर। अल्टरनेटिंग करंट आप इसलिए देते हो कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाओगे वो मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेट कर सके, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी लो और हाई वैल्यू में चेंज हो सके। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसी के नतीजे में फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से सेकंड फिनोमेनन जो है वो आएगा जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करना और फिर दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन। इन दो के ऊपर वर्क करता है स्टूडेंट ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हमने जो ट्रांसफार्मर है इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करनी है, तो जिसके मेन कंपोनेंट्स का जिक्र करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा अभी आपने देखा कि ट्रांसफार्मर जो है वो बेस कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो कॉइल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ आप दो कॉइल्स का इस्तेमाल करोगे, एक प्राइमरी कॉइल कहलाती है और एक
सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। प्राइमरी कॉइल स्टूडेंट्स वो कॉइल है जिसको आपने इनपुट दे रखी है, वो कॉइल जो इनपुट रिसीव करेगी, अल्टरनेटिंग करंट एज इनपुट रिसीव करेगी, उस कॉइल को आप प्राइमरी कॉइल का नाम दोगे। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको आप NP से रिप्रेजेंट कर दोगे और प्राइमरी कॉइल के एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको आप VP से रिप्रेजेंट कर दोगे। फिर है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल जो स्टूडेंट ये वो कॉइल है जहाँ से आप आउटपुट जो है वो रिसीव करते हो। आउटपुट रिसीव करने का मतलब है कि यहाँ से आप जो है वो, अब आपकी मर्जी है कि आप किसको फोकस करो, यहाँ से आप सेकेंडरी वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हो या यहाँ से आप सेकेंडरी करंट रिसीव कर रहे हो। जो आप आउटपुट सेकेंडरी कॉइल से ले रहे हो, दूसरे लफ्ज़ों में सेकेंडरी कॉइल कौन सी कॉइल होगी जो आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है, यहाँ से आप आउटपुट रिसीव करते हो। तो जो आउटपुट आप रिसीव कर रहे हो उसका आगे आप इस्तेमाल करोगे ना, वो वोल्टेज हो या करंट हो, आगे आप इस्तेमाल करोगे। मिसाल के तौर पे आप उससे जो है वो टीवी रन कर सकते हो, आप उससे जो है वो फैन चला सकते हो, कोई और इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो आउटपुट से आप रन कर सकते हो। तो वो जो डिवाइस है जो आप आउटपुट पे रन करने जा रहे हो उसको आप लोड रजिस्टर भी कहते हैं। ये चैप्टर 13 में भी हम सीख चुके हैं। तो वो जो लोड रजिस्टर है यानी आपकी डिवाइस है उसको आप किसके ऊपर रन कर रहे हो, आउटपुट के ऊपर रन कर रहे हो। तो फिर आप यूं भी कह सकते हो कि सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल है जिसको लोड रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है या जहाँ से हम आउटपुट रिसीव करते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको NS बोल दीजिए और अगेन यहाँ से जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो VS हो जाएगा और जो करंट है एसोसिएटेड वो IS हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो एक बुनियादी कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर का वो आयरन कोर है। आयरन कोर वो पार्ट है आयरन से बना हुआ जिसके ऊपर स्टूडेंट हमने दो कॉइल्स को रैप करना है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स को हम रैप करेंगे इस आयरन के बने हुए पार्ट के ऊपर। तो ये आयरन का बना हुआ पार्ट कोर कहलाता है। अब जो आयरन है वही हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको इनहेंस कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा कर सकते हैं। फिर कोर इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर आपने कॉइल को रैप किया ना, तो ये आयरन का पार्ट जो है फिर अंदर वाला हिस्सा हो गया, इसके ऊपर कॉइल है, ये अंदर वाला हिस्सा, तो इसको कोर का क्या नाम दे देंगे। फिर लैमिनेटेड का वर्ड यहाँ पे क्यों है, लैमिनेटेड का वर्ड स्टूडेंट्स लेयर्स के लिए है, लैमिनेशन से निकला है लैमिनेटेड वर्ड, लैमिनेशन लेयर को कहते हैं। आपने यकीनन जो है वो कभी न कभी अपने सर्टिफिकेट पे या अपने किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर जो शॉप वाले से कहा होगा कि इसके ऊपर लैमिनेशन कर दें, तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर वो एक शीट चढ़ा देता है, तो आप उसको लैमिनेशन इसलिए कह रहे हो कि एक लेयर ऊपर आ गई है। तो वर्ड लैमिनेटेड लैमिनेशन यानी लेयर्स को रेफर कर रहा है। तो जो आयरन कोर है, जो आयरन का पार्ट है जिसके ऊपर हम कॉइल्स को रैप कर रहे हैं, इसको एक सिंगल पीस बनाने के बजाय हम इसको स्टूडेंट्स छोटी छोटी लेयर्स में अरेंज करते हैं, यानी इंतहाई थिन लेयर्स हम बना लेते हैं जिनको लैमिनेशंस हम बोल सकते हैं, और फिर उन लेयर्स को आपस में जोड़ कर कनेक्ट करके तब हम ये आयरन कोर जो है वो फाइनली फॉर्म करते हैं। क्योंकि हमारी आयरन कोर आयरन की छोटी छोटी थिन स्लाइसेस या थिन लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, इसलिए हम आयरन कोर को लैमिनेटेड आयरन कोर का नाम दे रहे हैं। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है कि हमने एक कंसेप्ट पीछे सीख रखा है एडी करंट का। और हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करे तो उस कंडक्टर में एक इंड्यूस करंट जो है वो भी प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, जो एडी करंट होगा। और एडी करंट जो है ये इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। हमने लेक्चर में सीखा था जब इस पे बात कर रहे थे, तो नुकसान इसका ये सीखा था एडी करंट का कि ये हीट लॉसेस की वजह बनता है। हम नहीं चाहते कि जो ट्रांसफार्मर है उसको जो हमने इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ाया कर दें, उस लॉस को हम अवॉइड करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो एडी करंट उस लॉस की वजह बन सकता है। तो हमारी
कोशिश है उस लॉस को कम करें। दूसरे लफ्ज़ों में हमारी कोशिश होगी कि हम एडी करंट को रिड्यूस करें। तो हमने आयरन कोर को लैमिनेटेड इसलिए बनाना है कि हम एडी करंट को रिड्यूस कर सकें और ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस को रिड्यूस कर सकें। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि लैमिनेटेड आयरन कोर के इस्तेमाल से एडी करंट कैसे रिड्यूस हो रहा है। तो इसी लेक्चर में एक सेपरेट हेडिंग में आगे चल के ये हम सीखेंगे कि लैमिनेशन के नतीजे में एडी करंट किस तरह रिड्यूस हो सकता है। यहाँ पे हम एक कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन में सीख रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि जो तीसरा कंपोनेंट है वो एक लैमिनेटेड आयरन कोर होगा। और इसको लैमिनेटेड क्यों रख रहे हैं इसकी वजह देखिए हमने। इस आयरन कोर की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि आयरन कोर जो है वो मीडियम के तौर पे एक्ट करेगी। मीडियम कौन सा मीडियम? प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान में मीडियम। ये मीडियम क्या करेगा? ये वो मीडियम है, ये वो पैसेज है, वो रास्ता है, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करेगा कि प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पास हो सके सेकेंडरी कॉइल में, और फिर सेकेंडरी कॉइल से वो वापस आ सके प्राइमरी कॉइल में। तो एक कॉइल से दूसरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो स्टूडेंट पास होना है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का पास होना इस आयरन कोर के मीडियम से ज़्यादा बेहतर तौर पे हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर हम आयरन कोर बीच में इस्तेमाल नहीं करते और सिंपल हम थोड़ा सा फासले के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को प्लेस कर दें, तो क्या हम सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं कर सकते? क्या हम सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जब बीच में कोई मीडियम नहीं है आयरन जैसा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उतना अच्छे तरीके से स्टूडेंट जो है वो पास नहीं होगा। उसकी स्ट्रेंथ जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो पास हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी। तो उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नंबर वन, और फिर उसको अच्छे तरीके से पास कराने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस और पास कराने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत है। और आयरन कोर जो है वो एक बेहतरीन मीडियम हो सकता है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। तो हमें एक फ़ायदा और मिल गया आयरन कोर के इस्तेमाल करने का। म्यूचुअल इंडक्शन को लेके एक और कंसेप्ट होता है जो हम पीछे सीख चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन में। म्यूचुअल इंडक्शन में जो दो कॉइल्स इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं होती, उनका आपस में फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो दो कॉइल्स मैग्नेटिकली आपस में लिंक्ड होते हैं। मैग्नेटिकली लिंक्ड होने का मतलब ये है कि एक कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स है जो दो कॉइल्स के साथ एसोसिएटेड है, और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दो कॉइल्स को मैग्नेटिकली लिंक कर रहा है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आयरन जो कोर है लैमिनेटेड है, लेयर्स में आप देख सकते हो दोनों डायग्राम्स में, इधर भी और दूसरी तरफ भी, कि आयरन कोर थिन लेयर्स को जोड़ के बनाई गई है। और सेकेंडली अगर इसके हम दो आर्म्स रेफर कर लें, आर्म ए और आर्म बी, तो एक आर्म के ऊपर एक कॉइल को रैप कर रखा है। अगर यहाँ से हम इनपुट दें तो स्टूडेंट्स ये फिर प्राइमरी कॉइल कहलाएगी और इसके नंबर ऑफ टर्न्स को आप एनपी से रिप्रेजेंट कर दोगे। जो दूसरी कॉइल है वहाँ से हम आउटपुट रिसीव करने जा रहे हैं तो फिर सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी और उसका नंबर ऑफ टर्न्स एनएस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में कोई फिजिकल कनेक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो दोनों से पास हो रहा है। तो ये दो कॉइल्स जो है वो एक मैग्नेटिक फ्लक्स से आपस में लिंक्ड है, मींस मैग्नेटिकली लिंक्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिकली और फिजिकली ये आपस में लिंक्ड नहीं है। अब वर्किंग की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ट्रांसफार्मर को अगर काम करना है तो इसमें बुनियादी तौर पे दो प्रिंसिपल जो है वो इस्तेमाल करने होंगे। नंबर वन ये प्रिंसिपल के जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस कंडक्टर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को अल्टरनेट कर दें, चेंज कर दें, तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके एक सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। हम चूंकि अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट चूंकि चेंज हो रहा होता है, इस अल्टरनेटिंग करंट से फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो भी स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स भी फिर चेंज करेगा अकॉर्डिंगली। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके चेंज होने से डेफिनेटली सेकेंडरी कॉइल में आप वोल्टेज इंड्यूस कर सकते हो। यही तो कंसेप्ट है म्यूचुअल इंडक्शन का जो हम सीख चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन, वो दूसरा प्रिंसिपल हुआ। और एक प्रिंसिपल ये है
कि आप करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हो। इन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर। अब अगर हम इसके वर्किंग स्टेप्स को रेफर करना चाहें तो हम सबसे पहले बताएंगे कि जो प्राइमरी कॉइल है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट देंगे। अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कॉइल से पास होगा और प्राइमरी कॉइल की सराउंडिंग में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टैब्लिश होगा। जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल की तरफ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देंगे और उसको वोल्टेज से भी हम रेफर कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज से रेफर कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम वीएस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फैराडे लॉ की मदद से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। और ये म्यूचुअल इंडक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने ये फार्मूला ड्राइव कर रखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है और यहाँ पे उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम वीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट वोल्टेज है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो इक्वल होती है दो चीज़ों की प्रोडक्ट के, दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन के। एक क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इन दो वेरिएबल्स को, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगी। अब अगर आप वन बाय वन बताना चाहें कि वी एस क्या है, एन एस क्या है और डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा टी क्या है, तो आप एक लिस्ट नीचे बना सकते हैं इन सब की। लेकिन आप ये जानते हो कि ये चारों वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स हैं। एग्जाम में अच्छा है कि आप बता दें कि वी एस से क्या मुराद है, एन एस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता। तो लर्निंग आउटकम का एक हिस्सा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। हमने ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग को सीख लिया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं और दो रेशो हैं उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो और वोल्टेजेस की रेशो के दरमियान में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल्स के अक्रॉस में जो वोल्टेज मौजूद है उसको रेफर करना होगा। तो सेकेंडरी कॉइल के एंड्स के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है और उसको अभी ऊपर हम रेफर कर चुके, दोबारा लिखते हैं, उसको इक्वेशन 1 कहते हैं। और इसी तरह से जो प्राइमरी कॉइल है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको भी हम सेम जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके फार्मूले से रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को सेम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक कर रहा है। तो इक्वेशन 2 जो है वो हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है उसकी। अब चूंकि हमने रेशो एस्टैब्लिश करनी है तो हम इन इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने का तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हो। तो वी एस डिवाइडेड हो जाएगा वी पी से और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देखो तो ये चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों तरफ ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा एन एस और नीचे बच जाएगा एन पी। तो आप देखो एक रेशो एस्टैब्लिश हो गई, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया किन के दरमियान में, दो रेशो के दरमियान में। ये वोल्टेजेस की रेशो है और ये नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो है। तो इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश कर दिया। अब इसी रिलेशनशिप को थोड़ी देर में हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगेन, अगर आप यहाँ पे बताना चाहें कि वी एस, वी पी, एन एस, एन पी क्या है, तो अच्छा है कि जब आप एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको लिख रहे हो तो आप एक लिस्ट बना दो और बता दो कि ये वेरिएबल्स क्या है। अब हम आइडियल ट्रांसफार्मर को मेंशन करते हुए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरफ मूव करेंगे। एक आइडियल ट्रांसफार्मर स्टूडेंट ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें किसी तरह का कोई लॉस ना हो, और अगर ज़ीरो एनर्जी लॉस है तो फिर वो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। खुद सोचिए, क्या आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट कर सकता है? तो उसका जवाब होगा नो। हम फर्स्ट ईयर में हीट के चैप्टर में ये सीख चुके हैं कि कोई इंजन या कोई प्रोसेस हम ऐसा नहीं बना सकते जो इनपुट एनर्जी को 100% आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। हमेशा जो है लॉसेस रहेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम उन लॉसेस को मिनिमाइज करें, लेकिन ये लॉसेस हमेशा रहते हैं, थोड़े हो या ज़्यादा हो। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो है
ये आइडियली ही हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप आइडियल ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब ये मुमकिन नहीं है कि लॉसेस ना हो। लाइक एडी करंट जो है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो एडी करंट थोड़ा बहुत तो रहेगा, थोड़े बहुत लॉसेस रहेंगे। तो आइडियल जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियली ही आप उस पर बात कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जिसकी दोनों कॉइल्स जो है वो प्योर इंडक्टिव हो। प्योर इंडक्टिव का मतलब सादा लफ्ज़ों में ये होगा कि आप जो दोनों कॉइल्स यूज़ कर रहे हो वो 100% इंड्यूसिबल हो। दोनों में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके होने के 100% चांसेस हों, 100% वो इंड्यूस हो सके। तो कोई भी जो कॉइल है वो 100% तो इंड्यूस नहीं हो सकती, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो 99% हो जाए, 98 हो जाए, 97% हो जाए, 100% नहीं हो सकती है। हमेशा कोई ना कोई जो कॉइल है उसका हिस्सा रहता है जो बेहतर तौर पे या मुकम्मल तौर पे इंड्यूस नहीं होता। और अगर आपको आइडियल ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसके लिए आपको कैसी कॉइल्स चाहिए जो प्योर इंडक्टिव हो, जो कि मिलना ये बनाना मुश्किल है। फिर दोनों कॉइल्स की जो है रेजिस्टेंस वो ज़ीरो, तो ऐसा होना भी आप जानते हो कि मुमकिन नहीं है। ये भी हम आइडियली ही बात कर सकते हैं। और फिर ये है कि किसी तरह के जो फ्लक्स है इसकी लीकेज ना हो, ये भी प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। थोड़ा बहुत फ्लक्स जो है वो लाजमी लीक करता है। तो अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाएं तो फिर तो आपका ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन आप आम तौर पे इन तीन कंडीशंस को ट्रू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो रियल ट्रांसफार्मर है और थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस लाजमी रहता है ट्रांसफार्मर से। हमारी कोशिश होती है कि हम उस ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज कर सकें। लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा वो स्टूडेंट्स जितनी आप उसको इनपुट एनर्जी दोगे, इनपुट पावर दोगे, उतनी आपको आउटपुट एनर्जी, आउटपुट पावर मिलेगी। एक आइडियल जो ट्रांसफार्मर है उसमें पावर के जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं उनमें से एक ये है कि पावर इक्वल है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट के। तो जो इनपुट पावर है, आउटपुट पावर है, उसको इस फार्मूले से हम रेफर कर सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज और करंट ही की बात हो रही है। तो जो प्राइमरी कॉइल है उसमें आप इनपुट इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे जो पावर होगी वो इनपुट पावर होगी, इसलिए वी और आई के नीचे सब्सक्रिप्ट जो है वो पी लगा दिया। और सेकेंडरी कॉइल से आपको आउटपुट पावर मिल रही है, लिहाजा आउटपुट पावर वी आई लिखने के लिए हमने नीचे एस की जो सब्सक्रिप्ट है वो इस्तेमाल कर ली। तो यहाँ पे आपका जो रेशो है वोल्टेज और जो करंट्स हैं उनकी रेशो के दरम्यान में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप वी एस को जो है वो इस तरफ लाइए और आई पी को आप दूसरी तरफ लेके जाइए। तो जो रेशो है स्टूडेंट्स वोल्टेजेस की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में और जो रेशो है करंट्स की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, उनके दरम्यान में यहाँ पे आपने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया। तो आइडियल ट्रांसफार्मर पे बात करने के बाद अब हम मूव करते हैं सेकंड लास्ट जो पार्ट है हमारे लेक्चर का, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ऊपर जो मैं आपको बता रहा था कि हमने रेशो बनाई है, रिलेशनशिप बनाया दो रेशोज के दरमियान में, एक वोल्टेजेस की रेशो है और एक नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो है। इसके दरमियान में रिलेशनशिप हमारी मदद करेगा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप एक काम कीजिए, जो वीपी है इसको आप इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे लेके जाइए, तो दूसरी तरफ ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये डिवीजन के रिलेशनशिप में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो राइट हैंड साइड पे जाके न्यूमिनेटर में ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप में चला जाएगा। अब आप देखो तो वी एस जो कि सेकेंडरी कॉइल है, जो आउटपुट है सेकेंडरी कॉइल से जहाँ आउटपुट आपको मिल रही है वो, और वी पी जो है वो इनपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट और इनपुट रिलेट हो रही हैं आपस में इस रेशो से एन एस ओवर एन पी। अगर एन एस और एन पी का जो आंसर है, नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल में है और नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल में, अगर वो इक्वल हो जाए, मिसाल के तौर पे सेकेंडरी कॉइल में 40, प्राइमरी कॉइल में 40, तो 40 डिवाइड बाय 40 आंसर 1 आ जाएगा। 1 को जब आप वीपी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या फाइनल रहेगा, वी एस इक्वल टू वी पी। तो इसका मतलब है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल हों तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेजेस हैं वो भी इक्वल होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा। तो फिर फ़ायदा क्या ट्रांसफार्मर का,
अगर जितना इनपुट वोल्टेज है उतना ही आउटपुट वोल्टेज हो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो कोई ना हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर में जो है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के वो बराबर नहीं होंगे, उनको डिफरेंट रखना होगा, क्योंकि बराबर रखें तो फिर वो ट्रांसफार्मर नहीं है, वो खाम में रिसोर्सेज का वेस्ट है। तो हमने बराबर नहीं रखना है, हमने उनको डिफरेंट बनाना है। अब डिफरेंट बनाना है हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अभी तो आपने ये देखा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल हों तो स्टूडेंट्स जो है वो नतीजा क्या निकलेगा। आप एक काम कीजिए, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में उनको बढ़ा दीजिए, उनको हम 40 रख लेते हैं, तो जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम 10 कर देते हैं। अब मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। 4 आएगा, इस रेशो का जो है वो आंसर है। अब 4 जो है वो 1 से बड़ा नंबर है या 1 से छोटा नंबर है? डेफिनेटली जो 4 है वो 1 से ग्रेटर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होंगे, हम लिख लेते हैं, कंडीशन बना लेते हैं कि एन एस की वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर हो एन पी से, तो ये जो रेशो है एन एस और एन पी की, ये ग्रेटर देन 1 आती है। और ग्रेटर देन 1 जब नंबर मल्टीप्लाई होगा वी पी से, तो वी एस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एन एस ग्रेटर कर दोगे एन पी से, तो वी एस जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे स्टूडेंट्स? वी पी से। कैसे ग्रेटर हो जाएगा? जैसे अभी एक फर्जी वैल्यू हमने ली, आंसर आया 4, तो इस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो वी एस इक्वल हो गया स्टूडेंट्स 4 वी पी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी पी 4 टाइम्स होकर, 4 गुना होकर तब बराबर बनता है किसके? वी एस के। तो अकेला वी एस और 4 वी पी मल्टीप्लाई हो तब ये बराबर होता है। तो इधर 4 वी पी 4 टाइम्स हो गए और इधर अकेला वी एस है, तो बड़ा कौन हुआ? वी एस बड़ा हुआ ना। तो वी एस जो है, जो अकेला इन 4 टाइम्स के लिए काफ़ी है, तो वी एस ग्रेटर है स्टूडेंट्स किससे? वी पी से। ऐसा कब मुमकिन हुआ? ऐसा तब मुमकिन हुआ कि जब एन एस में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं एन पी से। तो सिंपल सा इसमें फार्मूला ये है कि अगर आप आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, और अगर आप आउटपुट को कम करना चाहते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दीजिए प्राइमरी के मुकाबले में। तो जो रेशो है सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की, ये डिटरमिन करती है क्या रिलेशनशिप रहेगा आउटपुट और इनपुट में। आउटपुट इनपुट से कम होगी या आउटपुट इनपुट से ज़्यादा होगी, ये मेनली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो के ऊपर। अब इसी को लेके हम ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स को रेफर करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें जो आउटपुट है वो ज़्यादा है। स्टेप अप कहते हैं बढ़ाना, स्टेप अप इंक्रीज करना, ये इंग्लिश का एक वर्ड हुआ ना, एक वर्ब हुई। इसका मतलब क्या है? स्टेप अप, पाँव आगे उठाइए, बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो लो वोल्टेज लेगा आपसे इनपुट के तौर पे, और जो आउटपुट है वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट जो है वो इनपुट के मुकाबले में ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है कि वो लो वोल्टेज लेकर आपको ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है, तो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, इनहेंस करके उसने आपको वोल्टेज आउटपुट के तौर पे प्रोवाइड किया। तो ऐसा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और अगर आपने आउटपुट को इंक्रीज करना है, तो मैंने क्या बताया, आउटपुट को इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो बढ़ा दीजिए प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में। तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगे प्राइमरी के रेफरेंस से, तो सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट है वो इनपुट से ज़्यादा हो जाएगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। लेकिन जब बात होगी करंट की, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। जब करंट की बात होगी तो करंट की बात जो है वो टोटली डिफरेंट होगी, वो रिवर्स में होगी। अगर सेकेंडरी कॉइल में स्टूडेंट्स जो आपको आउटपुट मिल रही है वोल्टेज की फॉर्म में वो ज़्यादा है, तो जो उसी कंडीशन में जो करंट होगा वो लो होगा, कम होगा। अब ये कैसे बात आ गई? इसके लिए ऊपर जो अभी हमने रेशो बनाई थी, जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे तब हमने वोल्टेज और करंट की रेशो बनाई थी। इस रेशो पे तो ज़रा गौर करें। अभी काम कीजिए, यहाँ से आई एस जो है ना वो अलग कीजिए, तो आई पी आप दूसरी तरफ लेके जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको हम सेपरेट लिखें। आई एस जो आउटपुट करंट है ये दूसरी तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, तो
और वी पी डिवाइडेड बाय वी एस और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर आई पी। अब रिलेशनशिप आप देखो ज़रा आई एस और वी एस के दरमियान में, तो जो आई एस है आउटपुट करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके स्टूडेंट, आउटपुट वोल्टेज के दरमियान में। वी एस नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, तो जो फैक्टर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में हो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई एस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी एस के। इसको सेपरेट करके हम लिख लेते हैं, आई एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्टूडेंट किससे, वी एस से। तो इसका मतलब कि जब आपको वोल्टेज हाई मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हाई होगा, तब आउटपुट जो करंट है वो लो हो जाएगा। यही चीज़ स्टूडेंट्स आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पॉइंट्स में देखी कि जब हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया, आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज़्यादा ली, तो तब आउटपुट करंट जो है वो कम हो जाता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बातें जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। स्टेप डाउन का मतलब है नीचे उतरना, डिक्रीज करना। जैसे आप किसी प्राइम मिनिस्टर या सदर से मुतल्लिक पॉलिटिक्स की दुनिया में कह रहे होते हैं, किसी बंदे से मुतल्लिक कह रहे होते हैं कि उसने स्टेप डाउन कर लिया, यानी वो अपने ओहदे से उतर गया, उसने हार मान ली, उसने अपने स्टेटस को कम कर लिया। तो स्टेप डाउन डिक्रीज करना। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई इनपुट वोल्टेज को लो आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करे, ऐसे ट्रांसफार्मर को आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम दोगे। अगर आपको कम वोल्टेज चाहिए है, आउटपुट कम चाहिए इनपुट के मुकाबले में, तो आप जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज कर दोगे। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम होंगे प्राइमरी के मुकाबले में, तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज भी प्राइमरी के मुकाबले में कम होगा। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के ज़्यादा सेकेंडरी के कम, तो उसमें जो आउटपुट मिलेगी वो प्राइमरी वोल्टेज के मुकाबले में कम मिलेगी, और ऐसे को आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम दोगे। जहाँ तक करंट की बात है तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। जो स्टूडेंट अगर आउटपुट वोल्टेज जो है अभी हमने देखा वो लो है, तो जो आउटपुट करंट है वो हाई होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स, अब एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पोर्शन, एक हेडिंग, एक हमारा पार्ट इस लेक्चर का कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है। तो ऊपर हम लैमिनेटेड आयरन कोर का जिक्र कर रहे थे कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे हमने देखा कि लैमिनेटेड आयरन कोर को यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एडी करंट को रिड्यूस किया जाए, और एडी करंट को रिड्यूस करना है तो इसके लिए इसका जो मकसद है वो ये है कि एनर्जी लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके। और ये एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। और हमने ऊपर देखा कि अगर एडी करंट को रिड्यूस करना है तो लैमिनेटेड आयरन कोर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारी थिन शीट्स को आपस में प्रेस करके जोड़ के हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे एक सिंगल पीस के तौर पे, एक कोर के तौर पे। लेकिन जो आयरन शीट्स हैं स्टूडेंट्स, थिन आयरन शीट्स, उनको इंसुलेट करना पड़ेगा। अगर आप उन आयरन शीट्स को, आयरन लेयर्स को इंसुलेट नहीं करते हैं, तो फिर तो एक आयरन शीट में जो एडी करंट है वो दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, दूसरे का तीसरे में ट्रांसफ़र होगा, तो सारा एडी करंट जमा हो जाएगा एक जगह। आप ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हो कि एक थिन शीट में जो एडी करंट प्रोड्यूस हो वो उसी में मौजूद रहे। तो ना सिर्फ कि आप पूरे आयरन के उस हिस्से को, कोर को, छोटी छोटी शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, बल्कि साथ ही आप उन शीट्स को इंसुलेट कर रहे हो। थिन शीट्स इस्तेमाल करेंगे तो लो वैल्यू में एडी करंट जनरेट होगा, और उन शीट्स को इंसुलेट रखेंगे तो वो जो लो एडी करंट एक थिन शीट में है वो उसी में मौजूद रहेगा, दूसरे के साथ मिलेगा नहीं, यानी कंबाइन होकर एक लार्ज वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह से जो सर्कुलेशन है एडी करंट की वो लिमिट हो जाएगी टू द थिकनेस ऑफ वन लैमिना। लैमिना स्टूडेंट्स लेयर ही को बोलते हैं, यहीं से लैमिनेशन का वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है। तो एक जो लेयर इस्तेमाल की है आपने, उसकी जितनी थिकनेस है उसी के हिसाब से उसमें एडी करंट जनरेट होगा। यही वजह है कि आप आयरन कोर बनाने के लिए जो शीट्स यूज़ कर रहे हो वो थिन यूज़ कर रहे हो, ताकि कम से कम एडी करंट जो है वो जनरेट करे या जनरेट हो। और फिर साथ ही आपने उनको इंसुलेट कर दिया, तो जो एडी करंट एक थिन शीट में जनरेट हुआ है वो उसी में रिटेन रहेगा। तो इस तरह से
आप रिड्यूस करते हो ओवरऑल जो हीटिंग इफेक्ट है एडी करंट की वजह से। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें तो जो सॉलिड कोर अगर आप इस्तेमाल करो तो उसमें हाई एडी करंट होगा, लेकिन सॉलिड कोर इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप उसी कोर को छोटी छोटी थिन लेयर्स में डिवाइड कर दो तो क्या होगा कि हर लेयर में, थिन लेयर में थोड़ी सी वैल्यू एडी करंट की जनरेट होगी और बीच में जो कि हमने इंसुलेशन कर रखी है तो उस लेयर में जो एडी करंट है वो दूसरी की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से स्मॉल वैल्यू रहेगी, लो वैल्यू रहेगी एडी करंट की और मिनिमम हीटिंग इफेक्ट रहेगा और मिनिमम लॉसेस होंगे एनर्जी के इन ट्रांसफार्मर। अब आखिरी जो पार्ट है हमारा वो ये है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द केबल हम ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग दी ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि आप कहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे और कहाँ पे आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, डैम से आप वाटर की मदद से जनरेटर का इस्तेमाल करते हुए आप जो पावर है वो जनरेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर रहे हो और इस इलेक्ट्रिसिटी को आपने टाउन तक या इंडस्ट्री तक या फैक्ट्री तक पहुंचाना है। तो आप डैम लेवल पे या ग्रिड स्टेशन जहाँ पे है वहाँ पे आप स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है उसका इस्तेमाल करोगे। इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप अप क्यों इस्तेमाल करना है। हम ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं इनसे जब इलेक्ट्रिसिटी जो है जब आगे पास करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करे तो इस ट्रांसमिशन के दौरान जो एनर्जी लॉसेस हैं वो मिनिमम रहे। जब आप इन केबल्स को वोल्टेज प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो उसके नतीजे में करंट तो आएगा। अगर इन वायर्स में से हाई वैल्यू करंट की पास होगी तो उस हाई वैल्यू ऑफ करंट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉसेस होंगे। आप ये चाहते हैं कि आपकी जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, वो ट्रांसफ़र हो जाए मैक्सिमम विद मिनिमम लॉसेस। तो पावर की एक जो फॉर्म है वो अभी आपने देखी कि पावर इक्वल है वी आई के स्टूडेंट्स। तो अगर आप पावर को पहुंचाना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि सेम जो पावर है वो आप स्टेशन से या जनरेशन वाली जगह से आप टाउन पे पहुंचा सकते हो। कैसे कि अगर आप वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ा दो और करंट की वैल्यू आप जो है वो बहुत कम कर दो तो सेम अमाउंट ऑफ पावर जो है वो आप मिनिमम लॉसेस के साथ पहुंचा सकते हो। क्योंकि जब वो जो वायर्स हैं उनमें फ्लो करता हुआ करंट ही बहुत कम होगा तो स्टूडेंट्स उस बहुत थोड़े से करंट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस और थोड़ी सी जो एनर्जी लॉसेस है उनका सामना करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो पावर है वो प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट की। मैं आपको फर्जी नंबर से ये समझाता हूँ। आप एक बार वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू ले लीजिए स्टूडेंट्स 40 और जो करंट है उसकी वैल्यू आप ले लीजिए 20। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर जो आपका आएगा वो 800 आएगा। इसका मतलब है कि जो पावर है वो 800 यूनिट है। अब आप इन वैल्यूज़ को चेंज कीजिए। 40 की जो वैल्यू है इसको आप डबल कर दीजिए, 40 को ले आइए आप 80 के ऊपर और जो करंट है उसकी वैल्यू को आप आधा कम कर दीजिए और इसको लेके आइए 10 के ऊपर। अब आप मुझे बताओ कि पावर का आंसर अब कितना होगा? अब भी तो उतनी ही पावर होगी, उतनी ही पावर मतलब 800 यूनिट्स ही आएगा। लेकिन आप देखो कि आपने वोल्टेज को बढ़ाकर 40 से 80 के ऊपर ले गए और करंट जो है उसको 20 यूनिट से कम करके 10 यूनिट्स के ऊपर लेके आए और ऐसा करते हुए आपने सेम अमाउंट ऑफ पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर ली। तो आइडिया यही है कि वोल्टेज को बढ़ाया जाए और करंट को रिड्यूस किया जाए ताकि ट्रांसमिशन के दौरान एनर्जी लॉसेस कम से कम हो। और अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाना है और करंट जो है उसको रिड्यूस करना है तो ऐसा आप कर सकते हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से। और ये ऊपर हमने सीखा भी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो आपको ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज देता है लेकिन आउटपुट करंट की वैल्यू मिनिमम होती है। और जहाँ आप घरों में, टाउन्स में, फैक्ट्रीज में उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करने जा रहे हो वहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। जब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल यहाँ पे करोगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को कम कर देता है, आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है और आउटपुट करंट को जो है वो
बढ़ा देता है। तो अब एक ऐसी आपको पावर मिल जाएगी, ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी जिसमें जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है और जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करने की वजह से। लिहाजा अब जो आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल करने की वजह से, इसको आप जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं घर में, फ़ैन, एसी और इस टाइप की दूसरी डिवाइसेस, उनको रन करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बुनियादी कंसेप्ट था कि जो डैम वगैरह है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना और क्यों करना है, और जहाँ उस इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, वहाँ हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना और क्यों इस्तेमाल करना है। और इसमें मेन फोकस जो है स्टेप अप इस्तेमाल करने का, उसमें जब भी आपसे पूछा जाए और आपको बताना पड़े तो आपने फोकस रखना है कि जब ट्रांसमिशन हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, पावर की, तो उसमें हमारी कोशिश क्या होगी कि ट्रांसमिशन में लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जाए। और वो ऐसा हम कर सकते हैं वोल्टेज को बढ़ा के, करंट को रिड्यूस करके, और ऐसा मुमकिन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। और एंड के ऊपर जब कंज्यूम करना है हमने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो करंट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये सारी चीज़ें यहाँ नोट्स के अंदर जो है वो मेंशन है, और ये नोट्स जो हैं वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको हर हवाले से समझ आ गया होगा। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक करना है, फैलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।